बच्चों, आज से ये कालू सर ही आप सबके नए टीचर हैं और यही आपको पढ़ाएंगे और आपसे एग्जाम भी लेंगे। आज से मैं कालू अंकल नहीं बल्कि आप सब बच्चे मुझे कालू सर बोलोगे। कालू कौवा और रानी कौवी अभी कुछ दिन पहले ही जंगल में नए नए आए थे। रानी, मुझे नौकरी मिल गई है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की। वे नकली डिग्री जो मैंने तुम्हारे भाई से बनवाई थी, वे देखो आज आ गई ना काम। देखा रानी, तुम्हारा ये जाहिल पति एक पढ़ा लिखा टीचर बन गया है। वो सब तो ठीक है, पर आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगी, इसीलिए इसका भी उपाय है मेरे पास। मैं तो कहता हूँ रानी, तुम भी घर में बच्चों की ट्यूशन क्लास शुरू कर दो। पर मैं तो अनपढ़ हूँ कालू जी, मैं भला बच्चों को क्या पढ़ाऊंगी? देखो रानी, हम इस जंगल में क्या सोच कर आए थे कि हमें बहुत पैसे कमाना है और बहुत ज्यादा अमीर बनना है। तुम बस बच्चों को ट्यूशन के बहाने यहाँ घर पर बुलाकर टीवी दिखाना, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और एग्जाम में जो बच्चा भी हमारे ट्यूशन में पढ़ा होगा, मैं उसे बहुत अच्छे नंबर से पास कर दूंगा। अरे वाह मेरे टीचर पति, बढ़िया उपाय है, वाकई आप बहुत शातिर हो। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रानी कौवी आज ही अपने घर के बाहर ट्यूशन क्लास का एक बोर्ड लगा देती है और वे कालू कौवा भी सब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा था। वे कालू कौवा बस यही सोच रहा था, अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल खलास है, मैं क्या पढ़ाऊंगा इन बच्चों को? बच्चों, आज मेरा पढ़ाने का मूड नहीं है, तुम सब खेल सकते हो। वे बच्चे अभी छोटे थे। कालू कौवे की बात सुनकर वे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चों, मेरी पत्नी रानी है ना, वो भी बच्चों को ट्यूशन क्लास पढ़ाती है। जो बच्चा भी मेरी पत्नी से ट्यूशन क्लास पढ़ेगा, वे देखना जरूर अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। अगर आप सब बच्चे अच्छे नंबर से पास ना हुए तो रानी टीचर से पैसे वापस ले लेना अपने। स्कूल खत्म होने पर वे सारे बच्चे वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। बाबा, वे कालू टीचर है ना, वो बहुत अच्छे हैं और उनकी पत्नी रानी टीचर भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। अच्छा, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जंगल में भी कोई पढ़े लिखे पक्षी आए। बाबा, आप मुझे रानी टीचर के पास स्कूल लगा दो ना, ताकि मैं भी अच्छे नंबर लेकर आऊं। अपने बेटे की बात सुनकर तोता फौरन से मान जाता है और अपने बेटे को लेकर रानी कौवी के पास चला जाता है। तुम बेफिक्र हो जाओ तोते, तुम्हारे बेटे को बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगी मैं। देखना, तुम्हारा बेटा सबसे अच्छे नंबर लाएगा। चले ठीक है टीचर, ये ले आपकी फीस। फीस देकर नन्हा तोता और तोता वहां से चले जाते हैं। नन्हे तोते को देखकर अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल के और बच्चे भी रानी कौवी के पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। वाह वाह, ये बच्चे मुझे टीचर बोल रहे हैं तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो बिना पढ़े लिखे ही टीचर बन गई। अगले दिन सारे बच्चे रानी कौवी के पास अपने अपने बैग लेकर ट्यूशन पढ़ने आते हैं। चलो बच्चों, मैंने आप सबके लिए टीवी लगा दिया है, सब मजे से बैठकर टीवी देखो। पर रानी टीचर, हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना, तो हम टीवी क्यों देखें? बच्चों, मजे करो मजे करो, ये रानी टीचर का ट्यूशन है, यहाँ आप सबको बहुत मजा आएगा। पर हाँ, याद रहे, ये टीवी वाली बात आप अपने मम्मा पापा या किसी को भी नहीं बताएंगे। पर कालू टीचर, अगर हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं तो हम तो फेल हो जाएंगे। अरे भाई, तुम सबके एग्जाम मैं लूंगा, तुम सब चिंता ही ना करो, तुम सबको बिना पढ़े ही मैं अच्छे नंबर से पास कर दूंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर उन सब बच्चों की पढ़ाई की टेंशन दूर हो गई थी और वे सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। बच्चों, ये जो बिना पढ़े पास होने वाली बात है ना, ये आप किसी को मत बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे रानी कौवे की बात मान जाते हैं और मजे से टीवी देखने लगते हैं। अब तो हर रोज ही बच्चे रानी कौवी के ट्यूशन में आकर मजे से टीवी देखते थे। मम्मा, सारे बच्चे रानी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मुझे भी जाना है, मैं भी पढ़ूंगा ट्यूशन। बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें घर में इतना तो अच्छा पढ़ाती हूँ, ट्यूशन जाकर क्या करोगे तुम? फिर इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब बच्चों के एग्जाम आ जाते हैं। रानी कौवी के ट्यूशन के सारे बच्चे अपना अपना पेपर खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। बस एक मानो चिड़ा ही था जो बहुत ही मेहनत से अपना पूरा पेपर लिख रहा था।
अब 2 दिनों के बाद रिजल्ट की डेट आ जाती। करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस है बच्चों का आज रिजल्ट आने वाला था। नन्ही बुलबुल सबसे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर नन्हा तोता, तीसरे नंबर पर कबूतर और मानो चिड़े। ये क्या किया तुमने? तुम तो एग्जाम में फेल हो गए हो। ये सुनकर सारे बच्चे मानो चिड़े पर हंस रहे थे। बेचारा मानो चिड़ा रोते रोते अपने घर चला जाता है। मम्मा, मैंने कहा था ना आपको कि मुझे रानी टीचर के पास ट्यूशन लगा दो। देखा आपने, सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए और मैं फेल हो गया। हाय रे मानो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया था। बस मम्मा, मैंने आपको कह दिया है, मुझे रानी टीचर के पास ट्यूशन लगा दो, वरना मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर मीनू चिड़िया मजबूर हो जाती है और उसकी बात मानकर उसे रानी कौवी के पास ले जाती है। तुम चिंता ही ना करो मीनू चिड़िया, देखना अगले एग्जाम में तुम्हारा बेटा सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगा। ये सुनकर मीनू चिड़िया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़े, सब बच्चों की तरह तुम भी टीवी देखो। जब एग्जाम आएंगे तो कालू टीचर तुम्हें बिना पढ़े ही पास कर देंगे। पर हाँ बेटा, ये बात अपनी मम्मा को बिल्कुल ना बताना, वरना तुम अगली बार भी फेल हो जाओगे। ट्यूशन से वापस घर आकर मानो चिड़ा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। हाय रे, इतना बड़ा फ्रॉड! वे दोनों कौवे तो जंगल के सब बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मीनू चिड़िया दोबारा से अपने मानो चिड़े को बहुत ही मेहनत से पढ़ाने लगी थी। 6 महीने बाद अब एग्जाम दोबारा से करीब आ रहे थे। एक दिन मीनू चिड़िया प्रिंसिपल के पास उसे सारी बात बताने आती है। अब तुम देखो मीनू चिड़िया कि मैं क्या करता हूँ। अगले दिन वे सारे बच्चे एग्जाम देने आते हैं, पर इस बार भी सब बच्चे अपने पेपर खाली छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों के जाते ही कालू कौवा बच्चों के अच्छे नंबरों के रिजल्ट बना रहा था। चलो, सारे रिजल्ट बनाकर तैयार कर दिए, अब घर जाकर आराम करता हूँ। बच्चों के रिजल्ट बनाकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही जग्गू पक्षी आकर नया रिजल्ट बनाता है और सब बच्चों को उनकी मेहनत के मुताबिक नंबर देता है। रिजल्ट वाला दिन आ जाता है। आज तो सारे बच्चे फेल हो गए थे, बस मानो चिड़ा ही सबसे अच्छे नंबर लाया था। हाय रे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से पास किया था, तो ये बच्चे फेल कैसे हो गए? फेल होता देख वे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपने मम्मा पापा को वे सारी बात बता देते हैं। बाबा, ये रानी टीचर अपने ट्यूशन में हम बच्चों को पढ़ाने की जगह रोजाना टीवी दिखाती थी, और ये कालू टीचर तो हमें बिना पढ़े ही पास कर देते थे। क्या कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैं तुम्हें अभी के अभी निकालता हूँ अपने स्कूल से। कालू कौवे, तुम तो टीचर के नाम पर कलंक हो। भाई पक्षियों, इस कालू कौवे ने तो हमसे हर महीने मुफ्त की फीस ली और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया। मैं तो कहती हूँ इस कालू कौवे और इसकी पत्नी को मार मार कर जंगल से निकाल दो। अरे कालू जी, जान प्यारी है तो भागे यहाँ से, वरना ये पक्षी आज हमें छोड़ेंगे नहीं। अपनी जान बचाकर कालू कौवा और रानी कौवी वे जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार तो जंगल में गजब की ठंडी पड़ चुकी थी। सब पक्षी आराम से अपने बंद घरों में बैठे हुए थे और किसी भी पक्षी का काम पर जाने का मन ही नहीं होता था। वैसे मानना पड़ेगा कि इस बार तो जंगल में गजब की ठंडी पड़ गई है। ठंड तो बहुत है, पर ये गर्मा गर्म चाय पीकर तो मीनू चिड़िया मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वहीं कालू कौवा भी चाय पीने की तलब में था और वे रानी कौवी से यूं कहता है। देखो मेरी प्यारी नटखट पत्नी, बाहर कितनी ठंड हो रही है, जरा अपने प्यारे पंखों से गर्मा गर्म चाय तो बना कर पिला दो। तुम्हें तो पता है ना, ठंडी के मौसम में मुझे चाय पीना कितना पसंद है। ये बात सुनकर रानी कौवी थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है।
हाँ हाँ, बना कर लाती हूँ अभी आपके लिए चाय। थोड़ी देर में रानी कौवी कालू कौवे को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है। ये ले भाई, बना दी मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अब मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर पर, थोड़ी देर में आ जाऊंगी वापस। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, पर हाँ शाम से पहले वापस आ जाना घर पर, क्योंकि शाम में और भी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। फिर यूं रानी कौवी अपनी दोस्त के घर पर चली जाती है। क्या बात है मेरी दोस्त, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? इस ठंड के मौसम में तो मेरा जी करता है कि बस मैं अपने गर्म घोंसले में आराम से सोती ही रहूं। पर मेरे कालू जी हैं कि मुझे सोने ही नहीं देते। जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो कालू जी मुझसे कोई नए भोजन की फरमाइश ही कर देते हैं। बहुत ज्यादा परेशान आकर रह गई हूँ मैं तो कामों से, काम है कि खत्म ही नहीं होते। मेरी दोस्त, तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाय है। अब देखना, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मुझे भी ये घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए पता है मैं अपने पति से बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर में बस सोती ही रहती हूँ, और बेचारे मेरे पति घर का सारा काम आराम से कर लेते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरी दोस्त, तुम भी ऐसा ही करो, अपने घोंसले में गर्म घास रखकर आराम से सोती रहो सारा दिन। जब भोजन नहीं बना होगा ना घर में, तो तुम्हारा पति खुद ही बना लेगा भोजन और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, अब तो मैं ऐसा ही करूँगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर रानी कौवी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, और जैसा उसकी दोस्त ने बताया था बिल्कुल वैसे ही रानी कौवी अपने घोंसले में गर्म घास रखकर आराम से सो जाती है। रानी, ये क्या, तुम सो क्यों रही हो? चलो उठो उठो, मैं भोजन ले आया हूँ, जल्दी से बना दो इसे। मेरी तबीयत ठीक नहीं कालू जी, बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे अभी आराम करना है, आप खुद बना लें आज भोजन। कालू कौवा बहुत अच्छा था, वे रानी कौवी की बात मान लेता है। हाँ हाँ रानी, कोई बात नहीं, तुम आराम करो बस, मैं बना लूंगा भोजन, और घर की भी सारी सफाई मैं ही कर लूंगा। कालू कौवा जल्दी से रसोई में आकर भोजन बनाता है और फिर घर की सारी सफाई भी खुद ही करने लगता है। बस अगली सुबह भी रानी कौवी यही बहाना बनाकर अपने गर्म घोंसले में सो रही थी। रानी, मैं तो पुरुष हूँ, अब क्या घर के सारे काम रोजाना मैं ही करूँगा। चलो उठो, आज घर के काम तुम करोगी। नहीं कालू जी, मुझसे कोई काम नहीं हो सकते, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। रानी कौवी आलस में आराम से सो जाती है, और आज के दिन भी कालू कौवा पूरे घर की साफ सफाई करता है और भोजन भी कालू कौवा ही बनाता है। अब तो रोजाना ही रानी कौवी आराम से बस अपने घोंसले में सोती ही रहती, और बेचारे कालू कौवे को सारा काम करना पड़ता था, जिस कारण वे कौवा तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। कालू कौवे, आजकल कहाँ गायब रहते हो तुम? हम पक्षियों से मिलने भी नहीं आते अब तुम। बस यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि मैं किस बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। हाय रे, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तुम पर? मुझे बताओ, क्या बता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ? मीनू चिड़िया, मेरी पत्नी है ना रानी, उसने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। खुद तो पूरा दिन पड़ी सोती रहती है, और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं घर के बाहर के काम करूं या फिर घर के काम करूं? मुझसे नहीं होता इतना कुछ। आज इतने दिन हो गए मैं घर की सफाई खुद करता हूं, और भोजन भी मुझे ही बनाना पड़ता है। रानी तो बस आराम से सोती ही रहती है। अच्छा, तो ऐसी बात है कालू कौवे, इसका मतलब अब रानी कौवी आलसी हो गई है। पर मेरे पास एक उपाय है। मीनू चिड़िया कालू कौवे को अपना उपाय बताती है। उपाय सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, और वे भी मीनू चिड़िया के बताए हुए उपाय के अनुसार अपने घोंसले में गर्म घास रखकर आराम से सो जाता है। कुछ देर में जब रानी कौवी की आँख खुलती है तो वे तो समझ रही थी कि कालू कौवे ने भोजन बना दिया होगा, पर कालू कौवा तो आराम से सो रहा था। अरे, ये कालू जी को क्या हो गया? ये तो इतनी जल्दी सो गए, इन्होंने तो अभी तक भोजन भी नहीं बनाया। कालू जी उठ जाएं जल्दी से, आपने तो अभी तक भोजन भी नहीं बनाया। तंग मत करो, मुझे तंग मत करो रानी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे नहीं होते काम। रानी कौवी का पेट अभी कुछ भरा हुआ था, इसीलिए वे आराम से सो जाती है। अगले दिन भी कालू कौवा अपने गर्म घोंसले में
आराम से सो रहा था और बेचारी रानी कौवी को तो बहुत तेज भूख लग रही थी। आखिर ये कालू जी को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल मेरे जैसे बन गए, कोई काम के लिए उठते ही नहीं ये। अब क्या करूं मैं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं उठूंगी भोजन बनाने। भोजन तो कालू जी को बनाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर रानी कौवी दोबारा से सो जाती है। कालू कौवे ने तो रानी कौवी से नजर बचाकर मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन खा लिया था, इसीलिए कालू कौवे का तो पेट भरा हुआ था। 2 दिन ऐसे ही चलता है। घर काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि अब दोनों में से कोई भी घर के काम करने को तैयार नहीं था। और तो और बेचारी रानी कौवी का तो अब भूख से बुरा हाल था। ये कालू जी तो नहीं उठेंगे। अगर मैंने अभी भोजन बनाकर नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। भोजन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा अब। वे कौवी भूख के मारे फौरन रसोई में आती है और भोजन बनाने लग जाती है। जब तक भोजन बन रहा था, रानी कौवी इतने में घर की सारी सफाई भी करने लगती है। ये देखकर कालू कौवा भी उठ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। देखा रानी, हमारा घर कितना साफ सुथरा हो गया, वरना कितना गंदा हो रहा था हमारा घर। अब तुम खुद देखो रानी, तुम कामकाज करके कितनी ज्यादा फुर्तीली लग रही हो। बिल्कुल भी सुस्ती नजर नहीं आ रही तुम्हें। अगर तुम इस ठंडी के मौसम में सोती ही रहोगी तो तुम आलसी बन जाओगी, और आलसीपन से तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। बस अब मैं घर के सारे काम करूंगी और आइंदा कभी भी घर को इतना ज्यादा गंदा नहीं करूंगी। ये हुई ना कोई बात। फिर अब कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर खुशी खुशी भोजन खाते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। बाजू चील बहुत परेशान थी और काफी ज्यादा भूखी भी थी, क्योंकि सब पक्षी अब बहुत ज्यादा होशियार हो गए थे। बाजू चील अब पक्षियों का शिकार नहीं कर पा रही थी। क्या करूं? कितने दिनों से भूखी हूं, परंतु कोई भी पक्षी हाथ नहीं लगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो भूख के कारण मैं तो मर जाऊंगी। तभी बाजू चील को सामने सेब का पेड़ दिखता है। चलो भाई, अभी ये सेब खाकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। फिर बाजू चील सेब के पेड़ के पास जाती है। जैसे ही बाजू चील सेब खाने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठती है तो अचानक वे टहनी टूट जाती है और बाजू चील भी नीचे गिर जाती है। ओई माँ, मर गई। अब क्या करूँ? अब तो ये सेब भी मेरे नसीब में नहीं है। मेरे बैठते ही ये टहनी ही टूट गई। बस इसी बात से बाजू चील के शैतानी दिमाग में एक उपाय आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। अच्छा हुआ कि ये टहनी टूट गई और मुझे इतना अच्छा उपाय मिल गया। थोड़ी देर के बाद बाजू चील जमीन में एक बड़ा सा खड्डा खोद लेती है और ऊपर से कुछ झाड़ियाँ बिछा देती है और झाड़ियों के ऊपर बाजू चील कुछ भोजन रख देती है। बस अब मैं जमीन के अंदर छुप जाती हूँ और कोई भी पक्षी भोजन की लालच में यहाँ आएगा तो वे नीचे गिर जाएगा और मैं उसका शिकार कर लूंगी। बस फिर क्या था, बाजू चील नीचे जमीन में आकर छुप जाती है। बाहर से देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि बाजू चील ने पक्षियों के लिए जाल बिछाया हुआ है। बस तभी वहां से कबूतर भी गुजर रहा था। अरे रे, ये गर्मी तो मार डालेगी मुझे। अब अकेला कमजोर पक्षी इस गर्मी में भोजन कैसे ढूंढूं? थक गया मैं तो, परंतु जरा सा भी भोजन नहीं मिला। तभी कबूतर को सामने जमीन पर रखा हुआ भोजन दिखता है। अरे वाह, इतना सारा भोजन! परंतु आखिर ये किस पक्षी का भोजन है? कौन भूल गया यहाँ पर? क्या पता कोई रहमदिल पक्षी ने भोजन रख दिया हो यहाँ पर, ताकि किसी जरूरतमंद पक्षी को ये भोजन मिल जाए। और मुझसे ज्यादा जरूरतमंद पक्षी तो अभी और कोई है ही नहीं। चलो भाई, अब जल्दी से ये भोजन ले जाता हूँ और घर में जाकर सुकून से आराम करता हूँ। कबूतर की मौत बहुत करीब थी। वे भोजन की लालच में भोजन के करीब जाता है और बस उस अरे खड्डे में बचाओ गिर मुझे। जाता है। वाह भाई, पहला शिकार हाथ लग गया, और वो भी कबूतर। अब तो इसे मजे ले लेकर खाऊंगी। बाजू चील जरा सा भी नहीं रुकती और उसी समय कबूतर को मारकर खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ नन्हा कबूतर अपने बाबा को ढूंढ रहा था और काफी ज्यादा परेशान था। मीनू आंटी, क्या आपने मेरे बाबा को देखा है? हाँ नन्हे कबूतर, मैंने सुबह कबूतर को भोजन ढूंढते हुए देखा था,
परंतु अब तो शाम हो गई, क्या कबूतर अभी तक घर नहीं आया? हाँ मीनू आंटी, पापा तो अभी तक घर नहीं आए, ना जाने कहाँ चले गए वो। तुम चिंता न करो नन्हे कबूतर, मैं जाकर कबूतर को अभी ढूंढती हूँ। मीनू चिड़िया काफी देर तक पूरे जंगल में कबूतर को ढूंढती है, परंतु कबूतर तो कहीं नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अब उस भोजन पर नन्हे तोते की नजर पड़ जाती है और अब वो भी लालच में आ जाता है। अरे वाह, इतना सारा भोजन बाबा को दिखाऊंगा, बाबा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो जल्दी से इसे ले जाता हूँ, वरना कोई दूसरा पक्षी आकर ले जाएगा। बस फिर वे नन्हा तोता भी भोजन की लालच में करीब जाता है और वे भी उस खड्डे में गिर जाता है। अरे वाह, एक और नन्हा पक्षी, मेरे तो मजे ही आ गए। वाह बाजू चील, क्या उपाय निकाला है तूने? मेरा पेट तो भरा हुआ है, बेचारा मेरा बेटा घोंसले में भूखा होगा। चलो इस नन्हे पक्षी को ले जाकर मैं अपने बच्चे को दिलाती हूँ। बाजू चील रोजाना अब पक्षियों का मांस खाती थी और वे अपने बेटे के लिए भी ताज़ा भोजन लेकर आती थी। वाह मम्मा, अब तो हमारे रोज ही मजे हो रहे हैं। हम रोजाना पक्षियों का मांस खाते हैं, बस जैसा हम चाहते हैं वैसा होता रहे और इसी तरह पक्षियों का मांस हमें मिलता रहे। हाँ हाँ मेरे बेटे, ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मम्मा, मुझे वे राजू कौवा बहुत बुरा लगता है। अगर वे आपके जाल में कभी फंस जाए तो उसका मांस आप मुझे लाकर देना, मैं खूब मजे ले लेकर खाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। अब तो जंगल में काफी सारे पक्षी गायब हो गए थे, जिस कारण जंगल के पक्षी तो बहुत ज्यादा परेशान थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ना तो हमारे जंगल में चीलों का खतरा है और ना ही किसी जंगली जानवरों का, तो फिर हमारे जंगल के इतने सारे पक्षी न जाने कहाँ गायब हो गए। हाँ मीनू चिड़िया, बुलबुल का बच्चा, तोते का बच्चा, कबूतर और नन्हा कबूतर और बाकी बहुत से पक्षी गायब हो चुके हैं। आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है? हम क्या कर सकते हैं, परंतु देखना ये सच भी सबके सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। अगले दिन मीनू चिड़िया भोजन लेकर कोमल चिड़िया की तरफ जा रही थी। मीनू आंटी, आप कहाँ जा रही हो? मैं तो कोमल चिड़िया को भोजन देने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मीनू आंटी, मेरा जंगल की सैर करने का बहुत मन हो रहा है, परंतु बाबा ने मुझे मना किया है कि अकेले में कहीं पर भी नहीं जाऊँ। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? हाँ हाँ राजू कौवे, जरूर, तुम मेरे साथ चलो। फिर राजू कौवा मीनू चिड़िया के साथ चला जाता है। वापसी पर मीनू चिड़िया और राजू कौवे को वो ही बाजू चील का रखा हुआ भोजन दिखता है। अरे अरे, वो इतना सारा भोजन, चलो ना मीनू आंटी, हम वे सारा भोजन ले लेते हैं। नहीं राजू कौवे, वो इतना सारा भोजन है, जरूर कोई ना कोई पक्षी रख कर गया होगा, मैं उसे नहीं उठा सकती। मीनू आंटी, आप उठाओ या ना उठाओ, मैं तो जरूर उठाऊंगा वे भोजन। बस राजू कौवा भी लालच में भोजन के करीब जाता है और वे भी उसी खड्डे में गिर जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? राजू कौवा तो जमीन के अंदर चला गया, न जाने ये इतना बड़ा खड्डा कहाँ से आ गया यहाँ पर। तभी बाजू चील राजू कौवे को खड्डे से निकालकर अपने बेटे के पास ले जाती है। अच्छा, तो ये बाजू चील ने जाल बिछाया हुआ है ताकि वे सब पक्षियों का शिकार कर सके। बाप रे, ये तो राजू कौवे को अपने साथ ले गई, मुझे तो फौरन सब पक्षियों को ये बात बतानी होगी। मीनू चिड़िया फौरन से पक्षियों को जमा करती है और सारी बात पक्षियों को बताती है। हाय रे मेरा राजू कौवा, बाजू चील, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब पता चला कि ये सारे पक्षी गायब नहीं बल्कि बाजू चील का शिकार बन रहे थे। बस पक्षियों, अब हम और पक्षियों को नहीं खो सकते। अब मैंने सोच लिया है कि हम बाजू चील को उसे उसके तरीके से ही सबक सिखाएंगे। अब तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है बाजू चील, अब तुम हमसे नहीं बच पाओगी। बस फिर सारे पक्षी मिलकर जमीन में बाजू चील की तरह खड्डा खोदते हैं और वैसे ही झाड़ियों को बिछा देते हैं और झाड़ियों के पास लाकर वे एक मरे हुए पक्षी को लाकर रख देते हैं। अब बाजू चील अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएगी और अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। चलो चलो मीनू चिड़िया, हम जाकर छुप जाते हैं, बाजू चील बस आती ही होगी। काफी देर गुजर जाती है परंतु बाजू चील तो अभी तक नहीं आई थी। फिर अचानक से बाजू चील अपने बेटे के पास से वापस आ रही थी तो इसकी नज़र मरे हुए पक्षी पर पड़ती है। अरे वाह, मरा हुआ लगता है ये पक्षी, गर्मी के कारण मर गया होगा। चलो, एक और भोजन मिल गया मुझे। बाजू चील जैसे ही उस मरे हुए पक्षी के पास जाती है
तो वे उस बड़े से खड्डे के अंदर गिर जाती है। वे खड्डा तो काफ़ी ज़्यादा गहरा था, जिस कारण बाजू चील अब उस खड्डे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर सारे पक्षी भी फौरन से वहाँ पर आ जाते हैं। बाजू चील, आखिर तुम फंसी गई हमारे जाल में। इसी तरह हम पक्षियों को पकड़ रही थी ना तुम, आज हमने भी तुम्हें इसी तरह पकड़ लिया। वैसे बाजू चील, तुम्हारा उपाय तो बहुत बढ़िया था। आज तुम अपने ही उपाय के कारण खुद पकड़ी गई। मुझे बाहर निकालो, वरना मैं किसी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे बाहर निकालो। दुष्ट चील, अब तुम्हारी मौत आ गई है। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अब हम पक्षी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। फिर तोता पेट्रोल लेकर आता है और वे पेट्रोल उस खड्डे में डालने लगता है। अब सारे पक्षी मिलकर उस खड्डे में आग लगा देते हैं और बाजू चील उसी आग में जलकर मरने लगती है। इस तरह बाजू चील अपने अंजाम को पहुंच जाती है और अब पक्षी दोबारा से सुकून का सांस लेते हैं।